Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to sum up the chapter. It's going to be the last part of the chapter, India's external relation. In last part we have discussed basically India's nuclear policy, and I hope that is completely clear to all of you that what is the objective of nuclear development of our country. We never tried to develop it just to destruct any of the country. We have always tried to do it for the peaceful development. And at the time of first nuclear development, or you can say first nuclear explosion of our country, we have cleared our vision that we are not developing it just to destruct anyone, right? We will try to maintain peace only. Got it? But along with that, we have seen that with the help of India's nuclear policy, we were able to criticize discriminatory policies of the developed countries. When they were trying to impose the discriminatory treaty, that was NPT, India openly criticized it, right? And after the restrictions also, we were able to do first nuclear explosion of our country, right? But उसके बाद क्या, fast forward India's nuclear program that today we are going to discuss. I hope last of the part is completely clear to all of you. So let us discuss today's class. India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5 nuclear weapons powers. अब जो हमारा इंटेंशन था, हमारा जो गोल था, वो क्या था? हम लोगों ने क्या किया? हमने ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. किसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया? इंटरनेशनल ट्रीटीज को, राइट? जो एनपीटी के फॉर्म में थी. जितनी भी ट्रीटीज अगर एनपीटी को प्रमोट करने के लिए हो रही थी, एनपीटी के रिगार्डिंग हो रहा था जो भी कुछ, तो हमने इन सभी को अपोज करना शुरू कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि हम सभी को पता था कि ये जो ट्रीटी है ये कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है. Why? Because it is giving sole authority to some of the country only. Because they have already developed those nuclear weapons. That's why they are trying to put restrictions over other countries so that they can sustain or they can keep going on with their monopoly. Right? और यही चीज वो शो करने की कोशिश कर रहे थे. क्योंकि इसकी अगर एनपीटी पे साइन कर देते वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्री, तो क्या होता? जो 5 वर्ल्ड की कंट्री है ना, जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप लिए हुए हैं, उनका आज तक कंट्रोल होता, मोनोपोली होती न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग. और अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड की सारी कंट्री कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं पाती. क्योंकि क्या होता, फिर बहुत कम, जो सिर्फ ये 5 कंट्री हैं, इनके पास ही सारी पावर्स होती, राइट? That's why India has openly criticized it. Thus, India opposed its indefinite extension of NPT in 1955 and also refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). अब देखो क्या हुआ. एक बार तो 1968 में आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या थी? NPT थी, राइट? इसके बाद फिर क्या हुआ? जब इनको इनडेफिनेट एक्सटेंशन कर रहे थे 1995 में, उस टाइम पे भी मतलब इसको एक्सटेंशन करवा रहे थे कि इस पे साइन कर दो भाई, आप डेवलप नहीं करोगे. तो इंडिया ने उस टाइम पे भी इसको साइन करने से रिफ्यूज कर दिया. और इसके अलावा क्या किया? इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन करने से रिजेक्ट कर दिया. अब ये सीटीबीटी क्या थी भाई? सीटीबीटी थी हमारी एक ऐसी ट्रीटी जो भी इसी चीज पे रिगार्डिंग थी, राइट? और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो ये सीटीबीटी होगी, ये बैन करेगी सारे के सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए या फिर पीसफुल पर्पस के लिए. अब देखो ये क्या था? ये कहीं ना कहीं मोनोपोली एस्टैब्लिश करने का एक नया तरीका था. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास, इंडिया ने फर्स्ट टाइम पे क्या डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी होगी दैट इज रिलेटेड टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. हमने अटैक नहीं करना है. लेकिन अब उन लोगों ने जानबूझकर यही चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की कि अब चाहे आप पीसफुल ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, चाहे आप मिलिट्री पर्पसेस के लिए कर रहे हो, बट देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन दैट. तो हमने क्या सभी ने कंट्रीज, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, तो इंडिया ने इसको भी साइन करने से मना कर दिया, राइट? और फिर हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सीरीज चला दी. इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन May 1998.
डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पजेस। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1998 में जब सीरीज चलाई तो फिर क्या कर दिया, हम डेमोन्स्ट्रेट कर गए कि हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी। और देखो जिस टाइम पे ये हुआ था ना 1998 वाला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो बेसिकली क्या हुआ था, यूएस ने उस टाइम पे हमारे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे, राइट। बट इवन देन क्योंकि हमें पता था वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम because we are not accepting the monopoly of other countries, and why should we do? If we are independent, if we are sovereign, why should we accept? Who are they to tell us? Right? तो हमने क्या कर दिया 1998 में कहीं ना कहीं अपनी सीरीज जब चलाई तो हमने मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी ऐसी कैपेसिटी हासिल कर ली कि हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकते हैं, राइट। पाकिस्तान soon followed, thereby increasing the vulnerability of the region to nuclear exchange. अब जब इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान को तो साथ में करना है ना, तो उसने भी साथ के साथ फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके जो पीएम वगैरह ने स्टेटमेंट्स भी दी थी कि अब तो भले ही पाकिस्तान की जनता घास की रोटी खाएगी पर क्या करेगी, न्यूक्लियर वेपन्स जरूर बनाएगी, राइट। अब उसके बाद द इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सैंक्शन वर इम्पोज्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन फिर देखो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब क्या है, कौन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वही तो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना जो अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाह रही हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज, ऑल्दो इन द साइज आई एम नॉट सेइंग बट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एट दैट टाइम, अगर ऐसी स्मॉल कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग पोजीशन में भी नहीं है, अंडर डेवलप्ड हैं अभी कहीं ना कहीं, अगर वो इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू कर देंगी तो फिर उनकी रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने क्रिटिसाइज करवाना शुरू कर दिया, क्या बोला कि अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करो सब कॉन्टिनेंट में, और तो इस वजह से क्योंकि हमने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे सब कॉन्टिनेंटल पार्ट पे, तो इसीलिए क्या किया, इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, सैंक्शन लगा दिए, विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड। और फिर क्या हुआ, क्या हुए थे, मतलब सब्सिक्वेंटली मतलब कंटिन्यूसली वो क्या होते रहे, गोइंग ऑन होते रहे, राइट। मतलब हम लोग टॉलरेट करते हैं, हालांकि बाद में उनको क्या कर दिया, माफ भी कर दिया, वे मतलब होता है माफ कर देना, मतलब हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगे, बट जैसे उन लोगों ने देखते चले गए तो कुछ टाइम के बाद वो सारी चीजें फॉरगिव होती चली गई। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोफेस नो फर्स्ट यूज। अब इस पॉलिसी को बड़े अच्छे से समझ लेना, नो फर्स्ट यूज एंड रिट्रीट्स इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल वेरिफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। अब इंडिया की जो पॉलिसी है देखो बेसिकली क्या है कि हम क्या करेंगे, हम मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस। अब देखो डेटरेंस क्या होता है, डेटरेंस एक थियरी होती है जिसको पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अब डेटरेंस का मतलब क्या होता है, डेटरेंस को बोलते हैं भय उपरोती, भय, फियर, टेरर। डेटरेंस का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ना वेपन्स इसलिए नहीं बनाने क्योंकि हमें कुछ करना है उन वेपन्स का, बल्कि हमें वेपन्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि हमें दूसरे के माइंड में फियर जनरेट करना है। अब देखो अगर मान लिया अगर ऐसा हो जाए कभी ना कभी कि अगर इंडिया और यूएस के बीच में मान लिया फाइट हो गई, राइट, तो अगर हमारे पास मान लिया न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो यूएसए क्या दिखाएगा, यूएसए मोनोपोली दिखाएगा, और वो क्या कर सकता है, उस मोनोपोली के कहीं ना कहीं जोश में आके वो हम पे अटैक भी कर सकता है। लेकिन अब क्या है, अब यूएसए को क्या पता है कि सामने वाली कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर आप अटैक करोगे तो सामने वाला उसी सेम आर्म से उसका जवाब दे सकता है। ये होता है डिटरेंस। मतलब आप क्या कर रहे हो, भय से भय पैदा कर रहे हो दूसरे के दिमाग में, मतलब भय किसका, न्यूक्लियर वेपन्स का, और उसकी वजह से दूसरे के माइंड में टेरर क्रिएट कर रहे हो, भय क्रिएट कर रहे हो। तो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इसी चीज के लिए बनाए हैं, यूज करने के लिए नहीं बनाए, एक टाइप से डिटरेंस यूज के लिए बनाए, जो डिप्लोमेटिक स्टेप यू कैन से। और जो हमारी पॉलिसी दैट इज नो फर्स्ट यूज, हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी फॉलो करते हैं कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। हालांकि पिछले कुछ टाइम पीरियड में अगर आप देखते हो तो हम लोगों ने इन पॉलिसीज को कहीं ना कहीं थोड़ा छोड़ने की कोशिश की है। मतलब अगर कोई अटैक करेगा तो फिर हम, हालांकि हम न्यूक्लियर वाली चीजें हमेशा प्रेफरेंस करते हैं कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, बट इवन देन अब जो बिल्कुल हम नॉन वॉलेंटिक वाले एस्पेक्ट है ना, अब हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट 2 का भी हमने सेकंड वर्जन हम लेके आए हैं, NAM 2, राइट। मतलब हम उतने अब हम क्या करते हैं,
पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हम कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं उसको, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ऐसे वर्ल्ड की एक कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करते हैं जो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम डिसआर्मामेंट को फेवर करते हैं ताकि पूरा का पूरा, लेकिन हम ऐसे डिसआर्मामेंट को फेवर नहीं करते जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, कि आप खुद तो बनाते हो लेकिन दूसरों को मना करते रहो। ऐसे डिसआर्मामेंट को इंडिया कभी फॉलो नहीं करता, कभी फेवर नहीं करता। हम क्या करते हैं कि डिसआर्मामेंट हो तो कैसे होना चाहिए कि पूरा का पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स फ्री हो। दैट काइंड ऑफ पॉलिसी इंडिया इज हैविंग, राइट। होप ये वाला भी आपको क्लियर है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये क्या था, जैसा आप रीड करोगे चैप्टर 6 में एंड ऑल्सो इन द चैप्टर 9, मैनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर इन द पीरियड स्टार्टिंग 1977। बहुत सारी पार्टी आएंगी गवर्नमेंट में 1977 से। सो दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज चेंजिंग ड्रामेटिकली। और ये भी वो टाइम पीरियड है जब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बड़े ड्रामेटिकली वे में चेंज हो रही थी। व्हाट डिड इट मीन फॉर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन? इसका मतलब क्या था हमारे रिलेशन के लिए? अब इसका मतलब क्या था? अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब कहीं ना जो कोल्ड वॉर था बड़े अच्छे से चल रहा था। अगर आप देखते हो तो अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है रशिया, यूएसएसआर, राइट। तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जिसको आप सेकंड बुक में ना बड़े अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो क्या है कि अब इन सारे चेंजेस का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट था। अब हमारी कंट्री में भी पार्टीज अलग अलग हैं, तो अलग अलग पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजी होगी। तो अब देखो जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1977 announced that it would follow genuine non-alignment। देखो नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या था कि हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप में इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा था इसी चैप्टर में दैट इन 1971 हम लोगों ने एक ट्रीटी की थी रशिया के साथ, 20 years फ्रेंडशिप ट्रीटी, याद आया। अब हमने क्या बोला 1977 में हमारी कंट्री की बीजेपी पार्टी ने, जनता पार्टी ने, क्योंकि उस टाइम तक बीजेपी नहीं जनता पार्टी थी, उसने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल वाली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कहीं ना कहीं हम टिल्टेड है ना, दिस इम्प्लाइड दैट द प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड। जो हम टिल्टेड हैं, झुके हुए रशिया की तरफ, वो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर देंगे। Since then, all governments, Congress and non-Congress, have taken initiatives for restoring better relation with China and entering into close ties with US। हालांकि हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई वर्ल्ड की ना दूसरी कंट्रीज हैं, उनके साथ हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखना है, चाहे वो चाइना है चाहे वो यूएस है। इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन popular mind, India's foreign policy is always very closely linked to two question। अब हमारी जो पॉलिसी है वो हमेशा 2 क्वेश्चन से लिंक्ड रही है। अब वो क्या है, वन इज इंडियाज स्टैंड वाइस वर्सा पाकिस्तान एंड द अदर इज इंडो यूएस रिलेशन, कि हमारे रिलेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान और यूएस के साथ कैसे होने चाहिए। मतलब इसके रिगार्डिंग हमारे जो पॉलिटिक्स है, हमारे एक्सटर्नल रिलेशन में हमेशा क्वेश्चनेबल रहे हैं। क्योंकि देखो पाकिस्तान को तो हम सबको पता है हमेशा ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है, और हमेशा ये सस्पेंशन होता है कि अगर सस्पेक्शन क्या होता है कि अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको हेल्प कहां से मिलती है, हमेशा यूएसए से। तो कहीं ना कहीं जो दोनों है ना ये कंट्री, हम हमेशा ऐसे ही फील करते हैं कि कहीं ना कहीं शक की नजर से देखते हैं। तो एक हमेशा क्वेश्चनेबल कंट्रीज रहती हैं हमारे एक्सटर्नल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। In the post 1990 period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy। और पोस्ट 1919 के बाद फिर क्या हुआ, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज भी किया है यूएस के रिगार्डिंग, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है उसके रिगार्डिंग, राइट। अब उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, अब ये क्या है, फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, अगर आप फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से समझते हो ना, तो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी वजह से आप अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हो, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हो। क्योंकि आप देखो फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि आप उस कंट्री के साथ रिलेशन बनाओगे जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है ना। मतलब जिस कंट्री से आपको बेनिफिट नहीं है तो आप क्यों रिलेशन मेंटेन करके रखोगे उस कंट्री के साथ, समझ आया, राइट। तो अब देखो क्या है कि हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनती है। इन द पीरियड आफ्टर 1990 रशिया
though it continues to be an important friend of India, has lost its global preeminence. लेकिन फिर क्या हुआ, as I told you in previous classes, कि 1991 तक कन्फ्लिक्ट चलेगा यूएस और यूएसएसआर के बीच में फॉर देयर आइडियोलॉजीज, बट 1991 में क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा यूएसएसआर का इन 15 कंट्रीज, और वो 15 कंट्रीज अलग अलग हो जाएंगी. तो जो यूएसएसआर 50 कंट्रीज का इतना बड़ा ग्रुप बना हुआ था, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब कंट्रीज टूटी तो उसका जो इंपॉर्टेंस था, ग्लोबल रिस्पेक्ट थी, कहीं ना कहीं पोजीशन थी, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई, राइट. और रशिया क्या है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं क्लोज पाते हैं ना रशिया के, तो हमारा फ्रेंड था रशिया. Therefore, India's foreign policy has shifted to a more pro-US strategy. और इसीलिए जब कहीं ना कहीं हमने फील किया कि भाई यूएसएसआर की पॉलिसी मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब यूएसएसआर जो है कहीं ना कहीं वीक हो गया, रशिया वीक हो गया, तो हमने भी क्या करना शुरू कर दिया, थोड़ा एक टाइप से यूएस के क्लोज होना शुरू कर दिया, स्ट्रैटेजी जैसी बनानी शुरू कर दी. Besides, the contemporary international situation is more influenced by economic interest than by military interest. लेकिन हमेशा क्या चलता है, हमेशा याद रखना, एक तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी चलती है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलती है, और नेशनल इंटरेस्ट के अलावा भी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बजाय कि मिलिट्री इंटरेस्ट के, कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ से ज़्यादा पूरे हो रहे हैं. देखो चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, बट इवन देन कुछ चीज़ें ऐसी जो हम चाइना के साथ रिलेशन में मेंटेन करके रखते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा से कहीं ना कहीं परमानेंट होंगे, राइट. इसीलिए क्या होता है, वी ट्राई टू मेक रिलेशन विद यूएस ऑल्सो. दिस हैज ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट on India's foreign policy choices. At the same time, Indo-Pakistan relation have witnessed many new developments during this period. इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में भी कुछ बहुत सारे चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स आए. While Kashmir continues to be the main issue between the two countries. कश्मीर, हालांकि अब तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो गई 2019 के बाद, हालांकि है ना, हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं कश्मीर को लेके पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी यही चलता है कि कश्मीर उनका पार्ट है, राइट. देयर हैव बीन मैनी एफर्ट्स टू रिस्टोर नॉर्मल रिलेशन, और कई सारे हम लोगों ने नॉर्मल होने के लिए मतलब हम ट्राई करते रहते हैं. हालांकि अब 2019 के बाद कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि पीस मेंटेन हो गई है थोड़ी बहुत, है ना. हालांकि अटैक्स तो होते रहते हैं, बट इवन देन जो कश्मीर वाला इतना इशू रहता था ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अब स्लो हो गया. दिस मीन्स दैट कल्चरल exchanges, movement of citizen and economic cooperation would be encouraged by both of the countries. इसका मतलब क्या है कि अब जो कंट्रीज है एफर्ट्स कर रही हैं कि नॉर्मल रिलेशन मेंटेन करने की. अब देखो, अगर नॉर्मल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं ना दो कंट्रीज के बीच में, उसका सबसे अच्छा मेथड होता है पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी. क्योंकि देखो बाउंड्रीज हम लोगों ने खींच दी है ना, लेकिन फिर भी हैं तो हम एक ही पार्ट ना, क्योंकि पाकिस्तान ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, फ्रॉम इंडिया ओनली, ओरिजिन इंडिया से ही है, राइट. तो अगर हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं तो कैसे हो सकता है, बाय द कोऑपरेशन ऑफ द सिटीजन्स, राइट. तो हम इसके थ्रू या फिर हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू वी कैन डू इट, राइट, एंड वी कैन रिस्टोर नॉर्मल पोजीशन ऑल्सो. डू यू नो दैट अ ट्रेन एंड बस सर्विस ऑपरेट बिटवीन दीज टू कंट्रीज. आपने लाहौर बस सेवा सुना होगा कभी, मतलब वो दो कंट्रीज के बीच में भी चलती है. This has been a major achievement of the recent time, but that could not avoid the near war situation from emerging in 1999. Even after the setback of the peace process, efforts at negotiating durable peace have been going on. हालांकि फिर भी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऐसा ही होता है. इंटरनेशनल सिनेरियो, जब तक आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट फुलफिल हो पा रहे हैं, टिल देन यू विल बी एबल टू मेक योर रिलेशन विद अदर कंट्रीज. और जैसे आपको लगेगा कि नहीं इंटरेस्ट फुलफिल हो गए हैं, अब ज़रूरत नहीं है, सो क्या होगा, कंट्रीज में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी. क्योंकि हमेशा रिलेशन किसके बिहाफ पे चलते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो में रिलेशन हमेशा मेंटेन होते हैं बाय लुकिंग योर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राइट, बाय लुकिंग योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके बिहाफ पे हमेशा रिलेशन मेंटेन होते हैं. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ऑल्दो वी हैव ट्राइड टू डू सम काइंड ऑफ पीस negotiations, but even then फिर भी क्या चलता रहता है, because of boundaries issue, because of you can say Kashmir issue, we are not able to restore complete peace till now. हालांकि अब तो पाकिस्तान की हालत खुद की बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट इवन देन फिर भी क्या होता है कि आज तक भी लोगों के माइंड में वो पीस वाली फीलिंग नहीं आई है जो होनी चाहिए थी, कि हम कभी एक ही पार्ट थे, है ना. कुछ लोग बोलते हैं, जैसे बर्लिन, आप लोगों ने बर्लिन का कंटेक्स्ट सुना हो कभी, कि बर्लिन में भी ना मतलब एक वॉल डिज़ाइन कर दी गई थी,
लेकिन उस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और यूनिफिकेशन कर दिया गया बर्लिन का। तो सम पीपल से कि अगर इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो कि ऐसे हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करके रखे, तो यूनिफिकेशन नहीं तो एटलीस्ट अच्छे रिलेशन मेंटेन हो सकते हैं। बट इवन देन कई बार पाकिस्तान हमेशा गड़बड़ करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी चीजें, ऐसे मुद्दे उठाकर लाता है कि हमेशा जिसकी वजह से पीस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाती है। That's why we are able to see that India's relation with Pakistan, they are not that much sweet, right? So this was whole chapter. In that we have discussed India's relation with major countries. We have understood the context of China. We have understood the context of Pakistan. We have understood the context of Bangladesh as well. Along with the most important thing, we have understood India's nuclear policy also. I hope all of the chapter is completely clear to all of you and you are able to understand all of the things that are related to the chapter. But if you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in comment section. In next part, we will do question answer part or NCERT solution for the chapter. Till then, keep learning, keep revising, try to study, try to read every line of NCERT because every line is important. Okay, and we will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.